राहुल गांधी संविधान सम्मान की बात करे, मानो कि शैतान गीता कुरान का पाठ पढ़ा है, मानो कि ओसामा बिन लादेन शांति का पाठ पढ़ा है। मतलब अपने परिवार का इतिहास तो देखो। संविधान का सम्मान था क्या इमरजेंसी में? और ये संविधान का सम्मान है जब आप कहते हो विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण समाप्त कर देंगे? या ये संविधान का सम्मान है जिस प्रकार से एससी, ओबीसी, ट्राइबल ये करने वाले लोग अपने ही ओबीसी के नेता अजय यादव को सम्मान नहीं दे पाए, कुमारी शैलजा को हरियाणा चुनाव में सम्मान नहीं दे पाए, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जब कुछ लोग मिले राहुल जी से तो आंबेडकर जी की तस्वीर पैरों के तले थी, तो ये आंबेडकर जी को सम्मान नहीं दे पाए। आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया उन्होंने, भारत रत्न देने में विलंब किया। 61 में आरक्षण समाप्त करते वक्त या करने की बात करते वक्त नेहरू जी ने कहा कि सेकंड क्लास बनते सम्मान है क्या राहुल जी? 1980 से 90 मंडल का विरोध किया और राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि ये मंडल से देश बढ़ जाएगा, ये सम्मान है क्या? या बुद्धों को आरक्षण मिल जाएगा, ये राजीव जी के बयान थे? या सम्मान ये है 2004 से 14 आपने जामिया एएमयू की आरक्षण को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को देने की पूरी तैयारी की कर्नाटका में किया, तो ये सम्मान है? या वाल्मीकि स्कैम ट्राइबल का जो किया है अभी कर्नाटका में, वो सम्मान है? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एससी एसटी सम्मान की बात करती है। जब देश की पहली राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनी तो राष्ट्रपत्नी और ईवल मानसिकता का आपने कहा। तो राहुल गांधी की आजकल जो स्पीचेस है वो कॉमेडी ज्यादा लगती है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो नाच रहे हैं वो 90% वाले कहाँ नाच रहे हैं, जिन 90% की वो बात करते हैं जिसमें अल्पसंख्यक भी है। भाई बॉलीवुड में खान ही नाच रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, सारे खान नाच रहे हैं, पर इनको दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि आजकल राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक और उन्होंने वाक्य बोला कि मैं जब छोटा बच्चा था, स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ता था, तो ये भी अच्छी बात ही है। और उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में कोई आदिवासी का हिस्ट्री नहीं पढ़ाया हमको। तो आदिवासी का हिस्ट्री नहीं पढ़ाया तो आपके परिवार से पूछो, आपके परिवार की सरकार थी जब आप स्कूल में थे, इंदिरा जी की थी, राजीव जी की थी, तो उनको पूछे ना क्यों नहीं पढ़ाया। अभी तो मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस रखा है 15 नवंबर को, 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया, आदिवासी समाज की बेटी को प्रेसिडेंट बनाया। तो मुझे लगता है अपनी ही पार्टी को एक्सपोज करना और अपने ही दोहरे चरित्र दिखाना, ये राहुल गांधी की फितरत है। नाम घोषित कर दिया है, सीट शेयरिंग भी झारखंड में हो गई है। सीता सोरेन के उम्मीदवारी को लेकर के अब जेएमएम सवाल उठा रहे हैं कि वो तो चुनाव लोकसभा में हार गए थे, यहाँ भी हारेंगे। और साथ में इंडिया ब्लॉक में इनफाइटिंग है, 70 सीटों पे बात बनी है, जेएमएम कांग्रेस लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी को अभी तक एक भी सीट, यहाँ तक कि उनके लीडर से मुलाकात भी नहीं हो पाए हैं जेएमएम के लीडर से। देखिए, अगर किसी को लगा कि केवल एमवीएम महाराष्ट्र में महाविभाजन अगाड़ी चल रहा है, महाविद्रोह अगाड़ी चल रहा है, महाविनाश अगाड़ी चल रहा है, वहीं पर केवल जूतम पैजर चल रही है, तो जरा एक नजर झारखंड पर लगाइए। झारखंड में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगियों के साथ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत साफ तरीके से हो गया कि भाजपा 68 सीटों पर और बाकी जो दल है अजसूज, एलजेपी और जेडीयू लड़ेंगे, और उसमें से 66 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए, क्योंकि यहां पर लोकतांत्रिक सिस्टम है। पर जिस प्रकार से इंडी अलायंस में एक तरफा फैसला कांग्रेस और जेएमएम ने किया कि हम 70 पे लड़ेंगे और बाकी पे आरजेडी लेफ्ट, तो आरजेडी ने उस पर बहुत गहरा आपत्ति जताया है। प्रोफेसर मनोज झा ने शायराना अंदाज में भी बोला है कि यह हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, और उन्होंने कहा हमारे सारे विकल्प खुले हैं। वहां पर एमवीए में आए दिन उद्धव जी के संजय राउत धमकी देते हैं, आए दिन वहां पर अबू आजमी धमकी देते हैं, यहां पर प्रोफेसर साहब धमकी देने लग गए हैं। तो इंडी अलायंस का चरित्र जो है कुल मिलाकर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, नो मिशन नो विशन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिवीजन एंड ओनली अपना अपना एम्बिशन। और दरअसल तो पूरे देश में ही यही है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है एनसी के साथ, क्या इंडी अलायंस है? पंजाब में क्या इंडी अलायंस? हरियाणा में क्या इंडी अलायंस? दिल्ली में क्या इंडी अलायंस? केरल में प्रियंका जी के सामने लेफ्ट का कैंडिडेट है, क्या इंडी अलायंस? गुजरात में क्या इंडी अलायंस? महाराष्ट्र में क्या इंडी अलायंस? उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने एक तरफा टिकट डिक्लेयर कर दी, क्या इंडी अलायंस? तो और समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी टिकट डिक्लेयर कर दिए। तो कुल मिलाकर इनका मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन है, डिवीजन है, एमवीए हो या इंडी अलायंस झारखंड में हो। सो करेंगे। बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया है, न्याय हरिदास वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। देखिए, वायनाड जब राहुल गांधी पहुंचेंगे
अपनी बहन का नामांकन भरवाने के लिए, तब उनको वायनाड की जनता से नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब उनको अमेठी की जनता ने बाहर कर दिया था, तब वायनाड की जनता ने उनको अपनाया था, पर उनको किस प्रकार से बैकअप, यूज एंड थ्रो, एक प्रकार से धोखा देने का काम किया, और बताया तक नहीं चुनाव होने तक वहां पर कि मैं दूसरी सीट से भी लड़ने वाला हूं। तो ये वायनाड की जनता के साथ धोखा, और ये शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं बोल रही, ये स्वयं एमबी राजेश, लेफ्ट के नेता, लेफ्ट के मंत्री बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी केरला को यूज एंड थ्रो करती है। तो अब कांग्रेस बताए, एक तो वो इतना गठबंधन, मोहब्बत की दुकान, सब ये सब बताते रहते हैं, अपने अलायंस पार्टनर से पूछा क्या वहां पर कि हम प्रियंका जी को वायनाड में फील्ड करेंगे? क्या लेफ्ट पार्टी से पूछा? नहीं पूछा। तो लेफ्ट पार्टी ने भी कैंडिडेट दिया है। अब सब लोग वायनाड के और वायनाड के बाहर के लोग पूछ रहे कि ये असली इंडिया अलायंस कौन है? एक मूवी में था असली तेजा कौन है, मार्क किसके गाल पे है? तो यहां पर भी पूछे इंडिया अलायंस का मार्क किसके गाल पे है भाई? ये कांग्रेस के कैंडिडेट के गाल पे है, लेफ्ट के कैंडिडेट के गाल पे है? समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये अपनी गाल बजाते रहे। परंतु आज वायनाड में वायनाड की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। मिला है उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। और साथ में इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाया है कि एक ऐप के जरिए कैसे कुछ वोट्स को ऐड करेंगे और कुछ वोट्स को हटाएंगे जो रेलेवेंट वोट होंगे और बोगस वोट को ऐड करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी हम लोग रैली करेंगे। देखिए, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे दिन तैसी। संजय राउत के मुख से महिलाओं के लिए किस प्रकार के शब्द निकलते हैं, उसको फिर वो नोटी बताते हैं। किसी और के लिए लफंगा निकलता है, कभी गद्दार निकलता है, कभी खंजीर निकलता है, कभी खोका निकलता है। संजय राउत की शाब्दिक वोकैबुलरी इतनी शब्दों के इर्द गिर्द है क्योंकि उनके मन में भावनाएं भी ऐसी ही है और उनके साथ भी ऐसे ही लोग होंगे। पर जहां तक सवाल है, देखिए, ये इसको बोलते हैं प्री पोल एक्सक्यूज। हमने हरियाणा में देखा पोस्ट पोल एक्सक्यूज था कि चुनाव हारने के बाद ये ईवीएम पेजर होता है, ईवीएम को गाली वाली देने लगे, ईवीएम खराब कर दिया सब कुछ मामला। सुप्रिया श्रीनेत ने भी बोला ईवीएम कंप्यूटर की तरह है, एलॉन मस्क का बयान उन्होंने ट्वीट किया। अब ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देना प्रारंभ कर चुके हैं क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड में इनकी दुर्गति होने वाली है। इसीलिए पहले से बहाना बनाओ, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, ये सब बहाना है। उद्धव जी और राहुल जी को हार से बचाना है, इसलिए ये सब ध्यान भटकाना है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये इनकी मंडली जब पंजाब, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में या दिल्ली में, कर्नाटका में, तेलंगाना में चुनाव जीतती है, तब वो इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब बढ़िया रहता है। और अगर नहीं जीतती है तो ये इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को गाली देते हैं। इनके लिए परिवार तंत्र ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में इनको कोई भरोसा नहीं है। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर फैसला मेरे पक्ष में आया जुडिशरी का या इलेक्शन का, तब तो मैं मानूं, वरना मैं धरने पर बैठ जाऊं। ये इस प्रकार की मानसिकता है। कल उसके बड़े आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे, केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, सभी इकट्ठे हुए और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो हमें हर काम को करने से रोकती है। एलजी के पास अधिकार नहीं था, उनको अधिकार दिया गया। मुझे झूठा जेल में डाला गया हमारे नेताओं को। जब मैं जेल से बाहर आया हूं तो जो भी काम पेंडिंग थे, जैसे रोड रिपेयर्स का, वो मैं करवा रहा हूं। आम आदमी पार्टी के पास अब बस एबीसीडी ही बचा है। ए फॉर एडवर्टाइजिंग, बी फॉर ब्लेम गेम, सी फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड डी फॉर डाइवर्जन। अरे अरविंद केजरीवाल जी, जेल में क्या बीजेपी ने डाला आपको? कोर्ट ने डाला। और पहली बार 150 दिन तक कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता रहा। कोर्ट ने जब छोड़ा तो ऐसी कंडीशन लगाई मानो कि कोई ऐसे बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके ऊपर ऐसी कंडीशन लगती है, वैसी कंडीशन लगाई। और किसी पे ऐसी कंडीशन लगी नहीं है। आप एक फाइल साइन करने के लायक नहीं बचे थे। एनीवे, तो अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और अपनी नाकामियों का ठीकरा किसी और पर फोड़ना, ये इनकी आदत बन चुकी है। भाई, आपका दिल्ली मॉडल इतना बढ़िया जबरदस्त चल रहा था तो अकेले लड़ते ना दिल्ली में। तो कांग्रेस की बैसाखी के साथ लड़े और फिर भी जीरो आई और बोला था हमें इस बार जो है जनता जेल का बदला वोट से देगी, तो दे दिया उन्होंने। अभी तो लोकसभा के चुनाव हुए, फिर हरियाणा में आप गए अपने आप को आजमाने के लिए, कितना वोट मिला हरियाणा में? हाँ, नोटा के आसपास कंपटीशन चल रहा था आपके गांव में आप चौथे आए। हरियाणा के जिस गांव से केजरीवाल जी उत्पन्न निकले हैं, वो उसी से वहां पे से फोर्थ आए उनके कैंडिडेट। तो हर चुनाव में जो नोटा
के साथ कंपटीशन रहता है, जो बार बार अपनी डिपॉजिट हारने में 95-99% डिपॉजिट हारते हैं हर चुनाव में, उनका मॉडल कोई लेने को तैयार नहीं है। अब वो दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा कर ही नहीं सकते कुछ। और आजकल आप लालू जी की कंपनी में हैं। अन्ना को छोड़ा लालू को पकड़ा, स्वराज को छोड़ा शराब को पकड़ा, भ्रष्टाचार हटाओ को छोड़ा भ्रष्टाचार कराओ को पकड़ा। तो मुझे लगता है जो लालू जी के सहयोगी है, 4 बार कन्विक्टेड लालू के साथ खड़े हैं, वो कम से कम इन चीजों के बारे में ना बोले। कल जब मैंने उनकी कर रही है, उनके अदर स्टेट में जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार पंजाब में आई है, स्टेबल बर्निंग कम हुआ है, हरियाणा में बढ़ा है। अच्छा, देखिए गोपाल राय जी का तो मैं पहले तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इजरायल और लेबनान में चल रहे युद्ध को दोष नहीं दिया दिल्ली के प्रदूषण के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की। और जहां तक सवाल है गोपाल राय जी, जरा वो आपका जो फोन है उसको खोलिए और उसमें अरविंद केजरीवाल का 2019, 20, 21 का बयान चलाइए जरा। हर रोज सुबह उठ के ब्रश करके पंजाब के किसानों को गाली देते थे कि पंजाब के किसान पराली भेजते हैं, जलाते हैं, हम आएंगे तो बायोडिकम्पोजर एकदम डाल देंगे तो जिससे कि एक भी पराली नहीं जलेगी। आज की रिपोर्ट है कि दिन दहाड़े पराली जल रही भाई, दिन दहाड़े पंजाब में परालियां जल रही है, उसका धुआं यहां आ रहा है। दिल्ली AQI में 350-400 पार होती जा रही है। दिल्ली गैस चेंबर बन गई। आपका क्या काम है? आपका काम है अब नया एक स्टेट ढूंढो जिसको दोष दिया जाए। तो आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दी, हरियाणा के लोगों को गाली दी, गरीब श्रमिकों को गाली दी। अरे भाई, दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, उसके ऊपर क्या किया आपने? 10 साल हो गए यही आपका एक्सक्यूज का टेप बजता रहा। भाई बताइए कि आपने डस्ट के लिए क्या किया? रोड पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, इस पे कुछ नहीं किया। स्मोक टावर खड़े के 23 करोड़ के मैं जाकर आया, वहां स्मोक टावर बंद है जनवरी से। 23 करोड़ रुपए खर्च हुए उस पे, तो स्मोक टावर क्या कर रहा है? भ्रष्टाचार का टावर बना हुआ है। और आज जिस प्रकार से केवल अपना दोष किसी और पर डालना, ये प्रदूषित पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से आज दिल्ली सफर कर रही है। और सवाल ये भी बनता है, चलिए हवा के पोल्यूशन तो एक बात है, अब यमुना जी में देखिए रोज इतना जहरीला झाग और झाग वाला पानी और पोल्यूटेड पानी है, वो पॉइजनस पानी है। वहां पर भी अरविंद जी का बयान था कि 25 तक हम इसको साफ करेंगे, डुबकी मारेंगे, डायरेक्ट पानी पिएंगे, वरना चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बताइए यमुना जी साफ क्यों नहीं हुई? 6,500 रुपए खर्च हो गए। अब उसमें भी आप किसी और को दोष देंगे, तो ये दोषारोपण नहीं। आज दिल्ली अगर सांस लेती है तो फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, दिल्ली पानी पीती है तो किडनी में और पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है। छठ पूजा आने वाली है, तो छठ पूजा में महिलाएं कैसे जाएंगी यमुना नदी के तट पर? और दिवाली पर हमला कर दिया, मतलब एक दिन जो पटाखे फोड़ते हैं प्रभु श्री राम के आगमन पे, उस पर इस औरंगजेबी मानसिकता वाली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया जैसे औरंगजेब लगाता था। तो इनका कुल मिलाकर केवल एक ही फॉर्मूला है, हिंदुओं को दोष दो, यूपी को दोष दो, हरियाणा को दोष दो, पर अपना दोष मत स्वीकारो।